हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज इलेक्शन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है और हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मीन्स कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। हाल फिलहाल के आपने चुनाव में देखा होगा कि अभी रिसेंटली हरियाणा में चुनाव हुए हैं और जेएनके में चुनाव हुए हैं। तो दोनों जगह पे हमने न्यूज में देखा था कि इलेक्शन हुए। एक जगह पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस और उसके गठबंधन के जेएनके में, और हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी लगातार तीसरी बार। ये भी हमें याद रखना। हरियाणा में जब से हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है तब से अभी तक कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार नहीं आई थी, लेकिन ये पहली बार है कि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, इलेक्शन कैसे होता है, कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, अपने यहाँ पे इलेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमें ये याद रखना है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मीन्स कि पूरे एरिया को, जैसे यदि सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन है तो पूरे एरिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जिसे जो हम एमपी देखते हैं जो इलेक्ट होते हैं। एमपी का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि कोई लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर्स होता है तो उसे हम एमपी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से यदि स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उसको हम एमएलए बोलते हैं, और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला स्टेप हमें ये याद रखना है कि एरिया को डिवाइड कर दिया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो इस चीज़ से अवेयर थे कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड नहीं करेंगे कास्ट के बेसिस पे तो हो सकता है कि सारी की सारी इलेक्शन या सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कोई एक कास्ट, हायर कास्ट ही इलेक्शन को जीतते चली आएगी। इसीलिए उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। तो सेकेंड स्टेप आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आज के डेट में इंडिया के अंदर जो आउट ऑफ 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें से 84 मेंबर्स जो हैं उनका सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 मेंबर्स का सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो इस चीज़ को जानते थे कि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारी की सारी पोजीशन हायर क्लासेस या हायर सोसाइटी को ना मिले, इसीलिए उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। थर्ड आता है आपका कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर लिस्ट तैयार होता है कि हर वोटर लिस्ट में वह मेंबर्स जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं उनका नाम होता है। हमारे इंडिया के अंदर 18+ जो भी लोग हैं, चाहे जिस भी कास्ट से हों, जिस भी ग्रुप से हों, हायर सोसाइटी से हों, चाहे लोअर सोसाइटी से हों, वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। अब जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वही इलेक्शन दे सकते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है कि वोटर लिस्ट तैयार होनी चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट तैयार होता है और वो वोटर लिस्ट में नाम देख के वो पर्सन जाके वोट दे सकता है, बशर्ते आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 18 पूरा हो गया तब भी आप वोट दे सकते हैं। चौथा आता है, ये तो हो गया वोटर लिस्ट का। चौथा आता है कैंडिडेट का नॉमिनेशन। पार्टी ने कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर दिया और अपना सिंबल दे दिया। जरूरी नहीं है कि जो पार्टी ने जिसको सिंबल दिया वही इलेक्शन खड़ा कर सकता है। जितने भी लोग हैं वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, उन्हें वो एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं। और ये सारा जो इलेक्शन करवाता है उसके लिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही ये इलेक्शन करवाती है। अब इलेक्शन में कैंडिडेट वही खड़ा हो सकता है जिसका एज 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स एज वाले पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन में क्या होता है कि पर्सन अपना पूरा डिटेल देता है, अपनी पूरी एसेट्स प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल देता है गवर्नमेंट को, मीन्स इलेक्शन कमीशन को, अपनी संपत्ति के बारे में,
उनके ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, ये भी देखा जाता है, तो वो नॉमिनेशन के अंदर आ जाता है। तो हमारा अगला स्टेप हो गया नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अगला स्टेप आता है हमारे पास कि इलेक्शन कैंपेन। अब क्या होगा कि जितने भी नॉमिनेशन फाइल हो गई, अब वो लोग प्रचार करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अभी इलेक्शन हुआ हरियाणा में, तो डिफरेंट पार्टी आके प्रचार कर रही थी। प्रचार मीन्स वो कैसे करते हैं, जैसे बीजेपी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, कांग्रेस की अपनी एक ऑब्जेक्टिव है, वो लोगों के बीच में जाते हैं, अपने स्लोगन रखते हैं, जो लुहावने स्लोगन होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब पीपल के ऊपर है कि किस पार्टी की उनको बातें समझ में आ रही हैं। तो वो लोग जिनको हमें, जैसे सपोज कि हमें कांग्रेस की चीज़ें अच्छी लगी तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, यदि दूसरा कोई पर्सन है उसको बीजेपी का चीज़ें अच्छा लगा तो वो बीजेपी का देगा। तो इलेक्शन में जाती है। जनरली इंडिया के अंदर जब से नॉमिनेशन होता है और जब तक इलेक्शन होता है तो 2 वीक्स का उनके पास टाइम होता है इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब इलेक्शन कैंपेन हो गया, अब आता है पोलिंग डेट और काउंटिंग होता है वोट की। पोलिंग डेट कौन सा डेट होता है, जिस दिन इलेक्शन पड़ती है, और प्रायर 48 आवर्स पहले इलेक्शन से कैंपेन जो होती है वो बंद हो जाती है और फिर होता है पोलिंग। पोलिंग में जो लोग हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं और वोट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटिंग देने का टाइम होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। अब पोलिंग हो गई। पोलिंग 2 तरह से होता था, पहले बैलेट पेपर में होता था शुरुआत के टाइम पे, जब हमारे इलेक्शन सबसे पहली बार हुई 1952 के इलेक्शन में। उसके बाद लगातार 3-4 इलेक्शन जो भी हुआ था लोकसभा की, वो हमारे बैलेट पेपर से होते थे। बैलेट पेपर में क्या होता था, कैंडिडेट का नाम होता पेपर पे, पेपर सीट पे, और उनका सिंबल होता था। तो जिस कैंडिडेट को होता था बैलेट पेपर में डाल के बॉक्स में जमा करना होता था। आज के डेट में ईवीएम से वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। ईवीएम से यदि वोटिंग होती है तो जैसे ही वोटिंग खत्म होता है तो वो सारे ईवीएम कंट्रोल रूम में जाके, हर एक एरिया हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्रोल रूम बना होता है, वो सारे के सारे ईवीएम उस कंट्रोल रूम में जाके सबमिट हो जाता है। और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन वो कंट्रोल रूम में ईवीएम खुलता है और हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है जो वहाँ पे रहता है पहले से मौजूद, और फिर काउंटिंग शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में हमें रिजल्ट जो दिखाया जाता है कि ये पार्टी जीत गई, तो जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्टेड घोषित किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन हमारे देश में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।